तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, तो आइए दोस्तों, क्या कहती है बुक एनसीईआरटी। विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीपीय के सुदूर दक्षिण तक फैला था। कृष्णा नदी के आसपास में फैला था, ध्यान रखना, ठीक है क्या। 1565 में इस पर आक्रमण कर दिया गया और उसे लूट लिया गया 1565 के अंदर, ठीक है क्या। और बाद में यह उजड़ गया। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से विनिष्ट हो गया था, पर फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब के क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में यह जीवित रहा, ठीक है। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। किस नाम से? विजयनगर को हम्पी नाम से याद रखा। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। इस नाम का आविर्भाव किससे हुआ? यहाँ की स्थानीय मातृ देवी तो जो पंपा देवी, उसी के नाम पर हम्पी रखा गया। किसका नाम? विजयनगर का, ठीक है क्या। ये पूछा जा सकता है कि हम्पी नाम किस कारण रखा था, तो यहाँ की जो मातृ देवी थी पंपा देवी, उसी के नाम पर रखा हुआ था, ठीक है। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की थी, ठीक है। ये विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार दोस्तों ऐसी थी, ठीक है क्या। फिर आ जाए कि हम्पी की खोज कैसे हुई थी। कक्षा 12 की एनसीईआरटी क्या कहती है कि हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कोलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। किसके द्वारा लाए गए थे? कर्नल कोलिन मैकेंजी द्वारा। कब? 1800 ईस्वी के तहत, ठीक है, याद रखना। कोलिन मैकेंजी द्वारा 1800 में, ठीक है। भग्नावशेष मतलब जो अवशेष बचे थे। और मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था और उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारी विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृति में क्या है आधारित थी। तो पहले इसकी खोज किसने की थी? कोलिन मैकेंजी ने की थी 1800 ईस्वी में। और उनकी जो प्रारंभिक जानकारी किसके बारे में थी? एक तो माता पंपा देवी के बारे में थी और दूसरी विरूपाक्ष मंदिर के बारे में थी। कालांतर में 1856 वर्ष बाद क्या हुआ? में छायाचित्रकारों ने यहाँ की भवनों की चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिसमें शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। 1836 में अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना प्रारंभ किया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकार ने इन स्रोतों को विदेशी यात्रियों के वृत्तांत तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य का भी मिलान किया, ठीक है। फिर देखते हैं कोलिन मैकेंजी। कौन थे कोलिन मैकेंजी? तो कोलिन मैकेंजी ने ही क्या है सर्वप्रथम 1800 ईस्वी के अंदर खोज की थी। और उन्होंने क्या खोज की थी? उन्होंने प्रारंभ में बताया कि मैंने पंपा देवी और जो विरूपाक्ष मंदिर है उसको बारे में रिसर्च करने की कोशिश की। फिर कोलिन मैकेंजी के बारे में 1754 ईस्वी में जन्मे कोलिन मैकेंजी एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। ध्यान रखना, 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में उनकी मृत्यु तक वे इस पद पर बने गए। तो कोलिन मैकेंजी 1815 के अंदर उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया था और 1800 ईस्वी में कोलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज की। और वहाँ पर क्या खोज की उन्होंने? एक तो पंपा देवी के बारे में बताया, दूसरा विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बताया और अपनी मृत्यु तक यहाँ पर वह मुख्य पहले सर्वेयर जनरल के तौर पर ही रहे, ठीक है।
और भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं और संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वे कहते हैं, ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंध की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के अध्ययन में मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों और रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकती है। ठीक है, तो कोलिन मैकेंजी के बारे में पढ़े कि कोलिन मैकेंजी 1815 में नियुक्त भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे। कोलिन मैकेंजी ने 1800 ईस्वी के अंदर जो है सर्वप्रथम हम्पी की खोज की थी। और हम्पी का नाम किसके नाम पर पड़ा है? यहाँ की माता देवी पंपा देवी के नाम पर पड़ा है। कोलिन मैकेंजी के बारे में पढ़ लिया। फिर है एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक है कि मैकेंजी और उनके सहायक ही है चित्रकार थॉमस हिकी के द्वारा बनाया है, लगभग 1825 ईस्वी का है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड के संकलन के संबंध में मैकेंजी भाई और दूरबीन रखो। ठीक है साहब, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आ जाओ। राय, नायक और सुल्तान। परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। कब? 1336 के अंदर। ठीक है, इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं के मानने वाले लोग रहते थे। अलग अलग भाषाओं वाले लोग भी रहते थे और अलग अलग धार्मिक परंपराओं वाले लोग भी रहते थे। और अपनी उत्तरी सीमा पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया था। जो अपनी उत्तर दिशा के जो शासक थे, उनसे इन्होंने प्रकृति की जो विशेष लाभ पाने के लिए संघर्ष किया था। हरिहर बुक्का ने 1336 के अंदर हम्पी की या फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है क्या? फिर है साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्य जैसे तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटकों में होयसल के राज्य को विकास देखा था। ठीक है क्या? इसने देखा था। ठीक है, अब इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात निकल के नहीं आई, लेकिन अपन ने ये भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अपन ये क्या कहता है। कर्नाटक साम्राज्यम, जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं समकालीन लोगों ने इसे कर्नाटक साम्राज्यमों की संज्ञा दी है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि प्राचीन इतिहासकारों ने कर्नाटक साम्राज्यम किसके लिए उपयोग किया है? विजयनगर के लिए उपयोग किया है। ठीक है क्या? देखो, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम अथवा प्रवेश द्वार कौन से है? बृहदेश्वर मंदिर का है। कहाँ पर है? तंजावुर के अंदर है। ठीक है क्या? अब देखते हैं कि फिर है ये इसमें लिखा है कि इन क्षेत्रों के शासक वर्ग के विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा बेलूर के चनकेशव मंदिर का संरक्षण प्रदान किया गया। विजयनगर के शासकों, जो अपने आप को राय कहते थे, क्या कहते थे? राय कहते थे, ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और जैसे कि हम देखेंगे उन्हीं नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ठीक है क्या? फिर देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। हाथी, घोड़े और लोग। गजपति का शाब्दिक अर्थ होता है हाथियों का स्वामी। ठीक है, 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को क्या कहते थे? अशोकपति या फिर घोड़ों के स्वामी कहते थे तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी कहते थे। राय किसको बोलते थे? नरपति या फिर लोगों के स्वामी। ठीक है, अशोकपति घोड़ों के स्वामी, गजपति गजपति हाथियों के स्वामी, अशोकपति घोड़ों के स्वामी, राय किसको बोलते थे? नरपति को, जो कि लोगों के स्वामी होते थे। ठीक है क्या? फिर आ जाते हैं शासकों। तो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, इसने लिखा था कि राय, नायक और सुल्तान। तो क्या बोलते थे विजयनगर साम्राज्य के शासक को? राय। ठीक है क्या? जो कि नरपति था। शासक और व्यापारी,
क्योंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित होती थी, इसीलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़े का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है क्या, मतलब मध्य एशिया से घोड़े आयात किए गए। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह जैसे जिन्हें कुदिरई चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहते थे, व्यापारियों के स्थानीय समूह जिन्हें क्या कहते थे, कुदिरई चेट्टी घोड़ों के व्यापारी थे। ठीक है, घोड़ों के व्यापारी कुदिरई चेट्टी भी इन विनियमों में भाग लेते थे। और 1498 ईस्वी में कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए। ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल में उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाकर उभरने में सहायता की थी। फिर विजयनगर की मसालों, ठीक है, वस्त्रों, रत्नों के अपने बाजार के लिए प्रसिद्ध था विजयनगर। तो पूछा जा सकता है, एक तो मसालों के लिए था, वस्त्रों के लिए था और रत्नों के लिए विजयनगर साम्राज्य प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की यहाँ पर मांग रहती थी। ठीक है, रत्नों और आभूषणों की यहाँ पर मांग करती थी जनता। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। ठीक है, तो अपन ने इतनी देर में क्या पढ़ा कि कोलिन मैकेंजी थे जो उन्होंने खोज की 1800 ईस्वी के अंदर हम्पी की, और हम्पी नाम किस पे पड़ा, वहाँ की मातृ देवी पंपा देवी के नाम पर। और अगर कोलिन ने 1800 ईस्वी में खोज की थी तो उन्होंने प्रारंभ में एक तो कौन सा मंदिर के बारे में बताया, एक तो पंपा देवी के बारे में बताया, दूसरा विरूपाक्ष मंदिर के बारे में उन्होंने थोड़ा सा बता दिया। फिर 1815 के अंदर मैकेंजी को मुख्य सर्वेयर, भारत का पहला मुख्य सर्वेयर बना दिया गया था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 के अंदर हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है क्या, और फिर अपन ने पढ़ा मैकेंजी के बारे में, ये भी बता दिया मैंने। फिर यहाँ के जो शासक है उसको राय कहते थे। राय का मतलब होता था नरपति, जो कि मनुष्यों का स्वामी होता था। फिर कई लोग यहाँ के शासकों को कर्नाटक साम्राज्यों भी कहते हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि जो घोड़ों के व्यापारी थे उनको कुदिरई चेट्टी कहते थे। क्या कहते थे घोड़ों के व्यापारी को विजयनगर साम्राज्य के अंदर? कुदिरई चेट्टी, जो कि मध्य एशिया से आते थे। फिर यह मसालों, वस्त्र और रत्नों, ऑप्शन में दिए जा सकते हैं दोस्तों 3, कि विजयनगर साम्राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था, तो मसालों, वस्त्रों और रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है क्या, मसालों, वस्त्र और रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। और यहाँ पर रत्न आभूषणों की बाह्यों से मांग रहती थी, रत्न आभूषणों की। ठीक है, तो खुद रत्न, वस्त्र और किसके लिए प्रसिद्ध था, रत्नों के लिए, मसालों, वस्त्र और रत्न के लिए प्रसिद्ध था विजयनगर। राज्य का चरमोत्कर्ष और पतन कैसे हुआ, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। ओके पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था ने 1485 तक नियंत्रण रखा। उन्हें सुल्लू ने उखेड़ फेंका। जो सैनिक कमांडर थे वे 1503 तक सत्ता में रहे और इसके बाद तुलुओं ने उनका स्थान दिया। ठीक है, कृष्णदेवराय तुल्लु वंश का ही था। ठीक है, और तो अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब ऐसे थे ये, संगम, सुल्लू, तुल्लु, अरिवीडू। ठीक है, संगम, पहले संगम वंश आया, फिर संगम, फिर सुल्लू वंश आया, फिर तुल्लु वंश आया, फिर अरविडू वंश आया। तो देखो तुल्लु वंश का कौन थे, कृष्णदेवराय तुल्लु वंश के संबंधित थे। ठीक है, कृष्णदेवराय तुल्लु वंश से संबंधित थे। कृष्णदेवराय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र क्या बोला है, केजी को कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोला है, रायचूर द्वार बोला है, रायचूर द्वार। ठीक है, हासिल किया, मतलब किसने हासिल किया था, विजयनगर साम्राज्य। कुछ विजयनगर साम्राज्य में उस टाइम किसका राज था, कृष्णदेवराय का था। ठीक है, फिर 1512 फिर ठीक है हासिल कर लिया था 1512 में उड़ीसा के। अब देखो ये बात आ सकती है कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों का जो क्षेत्र था, पहले तो ये पूछ सकते हैं कि रायचूर क्षेत्र कौन सा था,
तो कृष्णा व तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र था। कब प्राप्त कर लिया था? 1512 में प्राप्त कर लिया था। उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया 1514 में, किसके द्वारा? कृष्णदेव राय द्वारा। ठीक है क्या? ये भी आ सकता है कि कब उड़ीसा के शासकों का दमन किया? 1514 के अंदर किया। 1512 के अंदर सर्वप्रथम उसने रायचूर का जो क्षेत्र है, जो कृष्णा तुंगभद्रा का क्षेत्र है, वह ले लिया था। फिर 1514 में उसने उड़ीसा के जो शासक है दमन गजपति, उनका दमन किया तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया। उसके अलावा 1520 में बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया कृष्णदेव राय ने। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय श्री कृष्णदेव राय को दिया जाता है। मतलब कुछ तो बेहतरीन मंदिर निर्माण करवाए। 2 नंबर बात कि मंदिरों को, गोपुरम को जोड़ने का काम भी किया। किसने? कृष्णदेव राय ने। ठीक है क्या? और उसने अपनी माँ के नाम पर क्या है, विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की। नगलपुरम क्या है? नगलपुरम। ठीक है, नगलपुरम, ये देखो नगलपुरम की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने की थी। माँ के नाम पर ही की थी। कहाँ पर की थी? विजयनगर साम्राज्य के समीप ही। रायचूर का क्षेत्र कौन सा था? कृष्णा तुंगभद्रा के जो नज़दीक का 1512 में कृष्णदेव राय ने जीत लिया था। और विजयनगर साम्राज्य में जो घोड़े बेचने आते थे, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे चेट्टी, नहीं कुदरई चेट्टी, कुदरई चेट्टी। ओके, फिर चलते हैं दोस्तों आगे क्या कहा है कि विजयनगर के संदर्भ में विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय क्या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। कृष्णदेव की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों का विद्रोही नायकों या सेनापतियों में चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक के केंद्र पर नियंत्रित एक अन्य राजकीय वंश अरिविडू के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहा। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणित हुई। ठीक है, अब देखें कि 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में, देखो 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री कौन था? राम राय के नेतृत्व में कौन सा युद्ध? राक्षसी तागड़ी का युद्ध, जिसे तल्लीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, के युद्ध में उतरी, जहां उसे किसका सामना करना पड़ा? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और एक बिदर और था। ठीक है क्या? ध्यान रखना, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिरकत मिली। ठीक हो, किसको? राम राय को। विजयनगर का क्या था? प्रधानमंत्री था। कब हुआ राक्षसी तागड़ी का युद्ध? 1565 में हुआ। 1565 में राक्षसी तागड़ी का युद्ध हुआ, जिसे तल्लीकोटा नाम से भी जाना जाता है। और जो राम राय है वो प्रधानमंत्री था विजयनगर का, उसका किसके साथ युद्ध हुआ? उसका बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर के साथ हुआ था, और संयुक्त सेना ने उसे पराजित कर दिया। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोला और उसे लूट लिया। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया था, जहां अरविडू राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी तिरुपति के समीप में शासन किया। पहले कहाँ पे किया था? पेनुकोंडा में, बाद में चंद्रगिरी तिरुपति के समीप में किया था। ये क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। राजा और व्यापारी। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक शासनकाल रहा था, के विषय में अमुक्त माल्यद नामक तेलुगु भाषा, अब देखो अमुक्त माल्यद किस में है? तेलुगु भाषा में है। ठीक है, में एक कृति लिखी व्यापारियों के विषय में। एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और व्यापारी वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़े, हाथी, रत्नों, चंदन, मोती, अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। उस प्रबंध करना चाहिए ताकि विदेशी नाविक
उन्हें जिन्हें तूफानों, बीमारी और थकान के कारण देश में उतरना पड़ा है कि भली भांति देखभाल की जा सके। सुदूर देशों के व्यापारियों जो हाथी घोड़ों के तोहफे में दिए जा सकते हैं कि स्वरूपस्थ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने को ये ध्यान रखना है कि एक तो शासनकाल 1509 से 1529 था। अमुक्त माल्यद किसकी रचना थी मैं बता देता हूँ मेरे तौर पर कि कृष्णदेव राय की थी और तेलुगु भाषा के अंदर थी। इंपॉर्टेंट ये है कि अपने से पूछा जाता है कि अमुक्त माल्यद किसके अंदर थी, तेलुगु भाषा में थी। नागलपुरम विजयनगर के समीप बसाया था किसने, कृष्णदेव राय ने। किसके नाम पर, माँ के नाम पर बसाया था। ठीक है, ये चित्र देख लेते हैं दोस्तों। देखो गोलकुंडा, बीदर, ठीक है क्या, ये थी कृष्णा तुंगभद्रा नदी के बीच में रायचूर क्षेत्र, ठीक है क्या। ये अपना विजयनगर आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर यहीं पे कहीं पे होगा, ठीक है। फिर ये मैसूर वगैरह, कावेरी नदी, तो कर्नाटक का एरिया था ना, वो था विजयनगर का, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। इधर क्या लिखा है, यवन संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग यूनानियों तथा उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया गया था, ठीक है। उत्तर पश्चिम से जो आए थे ना अपने उपमहाद्वीप में, उनके लिए यवन संस्कृत भाषा के शब्द का अपन ने यूज़ किया था, ठीक है, यवन का। फिर क्या कहता है ये एनसीईआरटी का पेज कि हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक विभिन्नताएं होने पर भी हमेशा यह अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण की। तो यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण किसने की थी, कृष्णदेव राय ने, ठीक है। और गौरव महसूस किया उसने ऐसा करके। यवन राज्य की स्थापना करने वाला किसने, कृष्णदेव राय ने। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकारी के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी। यह रामराय की जोखिम भरी नीति थी जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए, उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था, ठीक है। फिर देखें कि राय तथा नायक, ठीक है। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, ठीक है, सेना प्रमुख होती थी जो सामान्यतः किलों का पर नियंत्रण रखते थे और जिसके पास शस्त्र समर्थक होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे, ठीक है। कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश भी कर देते थे, किसान भी उसका साथ देते थे और इन प्रमुखों को नायक कहते थे, ठीक है। इन प्रमुखों को क्या कहते थे, सेना के प्रमुख को नायक कहते थे और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे, क्या तेलुगु या फिर कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और उन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जाता था। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीति खोज थी। अमर नायक प्रणाली, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे, ठीक है क्या। अमर नायक सैनिक कमांडर थे, ठीक है। अमर नायक कौन थे, देखो ये पूछा जा सकता है। अमर नायक सैनिक कमांडर थे, ठीक है, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से क्या है, मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों तथा सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था, ठीक है। अमर नायक
कौन होता था? मुख्य कमांडर सेना का, ठीक है। सैनिक कमांडर को ही अमरनायक बोलते थे। तो अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहार के साथ समय उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक दूसरे स्थान पर स्थानित कर देते थे और 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। इस कारण केंद्रीय राज के ढांचे का विघटन होने लगा था। अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ है, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। यह फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है, जिसका अर्थ होता है ऊंचे पद पर कुलीन व्यक्ति वाला, ठीक है। फिर है विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश कौन कौन से थे? ठीक है। तो अब क्या है कि अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह ही यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा के स्थापत्य शैली से विलक्षित थी, ठीक है। तो ये तुंगभद्रा, कृष्णा, रायचूर का क्षेत्र, हम्पी जिसकी राजधानी थी, विजयनगर कर्नाटक के अंदर था और स्थापित किसने किया था? हरिहर बुक्का ने 1336 के अंदर। शहर के विषय में खोजें। विजयनगर के राजाओं तथा उनके नायकों के बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और इसके बारे में सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत निकोलो दे कोंटी नामक इटालवी व्यापारी, ठीक है, निकोलो द कोंटी नामक इटालवी व्यापारी, अब्दुल रज्जाक नामक फारस के राजा का दूत, ठीक है, अब्दुल रज्जाक भी, ठीक है, दूत, और अफानासी निकितिन नामक रूस का एक व्यापारी। देखो अफानासी निकितिन भी था और अब्दुल रज्जाक भी आया था, निकोलो दी कोंटी भी आया था, ठीक है, इन्होंने लिखा है। नामक रूस का एक व्यापारी जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी और क्या है, और दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस तथा पुर्तगाल का फर्नावो न्यूनीज, जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे। देखो ये 16वीं शताब्दी में आए थे और वो 3 15वीं शताब्दी में आए थे। कौन कौन थे 16वीं शताब्दी में? कौन आए थे? दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेस और एक फर्नावो नूनीज, ठीक है, जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे। और 15वीं शताब्दी में कौन कौन आए थे? अब्दुल रज्जाक और अफानासी निकितिन और निकोलो दे कोंटी आए थे 15वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है क्या। फिर है विशाल फैला हुआ शहर। डोमिंगो पेस द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन में से लिया गया एक उदाहरण है कि इस शहर का परिमाप मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता था, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि यह कई पर्वतों श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहाँ से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ। तो देखो रोम से किसने तुलना की है विजयनगर की? डोमिंगो पेस ने। किसने किया है? डोमिंगो पेस ने की है। किससे? रोम से तुलना की है, ठीक है। देखने में अत्यंत सुंदर, इसमें पेड़ों के कई उपवन हैं और आवासों के बगीचों में तथा पानी की कई नालियाँ जो इसमें आती है, कई स्थानों से झीलें वगैरह आती है। खजूर के पेड़ मैंने देखे। तो अपने को तो भाई साहब ये याद करना था कि डोमिंगो पेस ने किससे तुलना की है? रोम से विजयनगर की, अपने विजयनगर की तुलना की है डोमिंगो पेस ने, ठीक है क्या। फिर आ जाएँ जल संपदा। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी तथा वहाँ पर निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है, ठीक है क्या। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, ठीक है क्या, और आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों में परिपूर्ण है, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती है, ठीक है। इन पहाड़ियों में कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती है। कौन सी नदी में? तुंगभद्रा। किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा के अंदर है, ठीक है क्या। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। चूँकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी के संचयन और
इसे शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौज में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के क्षेत्रों को सींचा जाता है, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी लाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक है हिरिया नहर। ठीक है, आज भी देखो हिरिया नहर याद रखना। ठीक है, हिरिया नहर को आज भी भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हिरिया नहर को किससे, धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को। ठीक है क्या, और संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। ठीक है, संगम, सुल्लू, तुल्लू और विल्लू। ठीक है क्या कहता है यह एक स्रोत। हौजों जलाशयों का निर्माण किस प्रकार होता था। कृष्णदेवराय द्वारा बनवाए गए जलाशय के विषय में पेश लिखता है। एक और बता दूँ कि डोमिंगो पेस ने रोम से तुलना की है विजयनगर की। ठीक है, फिर पढ़ते हैं। राजा ने एक जलाशय बनवाया दो पहाड़ियों के मुख्य विवर पर, जिसमें दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहाँ इकट्ठा हो। इसके अलावा जल 9 मील लगभग 15 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से पाइपों में आता है, जो बाहरी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। जल एक झील में लाया जाता था और जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी में मिलती है। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हैं, जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे गए हैं। ये ऊपरी भाग में कुछ पाइपों से जुड़े कुछ हुए और जिनमें से अपने बगीचे तथा धान की खेतों की सिंचाई के बारे में लाते हैं। इन जलाशयों को बनाने के लिए इस राज्य ने एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया। जलाशयों में मैंने इतने लोगों को कार्य करते देखा कि 20,000 आदमी चोटियों की तरह वहाँ पर काम कर रहे थे। ठीक है क्या, तो भाई जी पैस ने तो लिख दिया, लेकिन आपने तो याद करना पड़ेगा। फिर देखो किलेबंदी और सड़कें। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नज़र डालते हैं जिनमें उन्हें घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फ़ारस के शासक द्वारा कालीकट, ठीक है, कोझिकोड भेजा गया दूत अब्दुल रज़ाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। तो अब्दुल रज़ाक ने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है और डोमिंगो पायस ने तो रोम से तुलना की है, हम्पी की। ठीक है क्या, या फिर विजयनगर की। और इसकी जो 7 दुर्गों की पंक्ति थी ना, उसकी किसने प्रशंसा की है, अब्दुल रज़ाक ने। इसने न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी सूडाकार थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। देखो अपने को ऐसे बोलते हैं कि गारे का प्रयोग किया था, तो गारे का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फनाकार थे, जिनके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। अब देखो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि वर्गाकार और आयताकार बुर्ज अंदर की ओर थे, नहीं बाहर की तरफ थे। ठीक है, इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रज़ाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवार के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास। और पेस कहता है कि इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत हैं और वे धान उगाते हैं और कई उद्यान हैं और बहुत जल जो 2 झीलों से लाया जाता है। और इन कथनों की आज के पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि की गई है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच की कृषि का क्षेत्र को साक्ष्य निकले हैं। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सिंचा जाता था। इसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था।
आपके विचार में कृषि क्षेत्रों के किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था, ये आप सोचें। लेकिन अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण करने के लिए बाध्य करना था। ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि कई वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अनागारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी और व्यापक नीति को अपनाया था। तो सुरक्षा का बहुत ध्यान रखते थे। कौन? विजयनगर के शासक। किलेबंदी दीवार से बना एक प्रवेश द्वार, देखो भाई साहब ज़बरदस्त था। ठीक है क्या? ये गोपुरम देखो कितना बड़ा गोपुरम है ना। फिर अपन कहाँ पढ़ रहे थे? ठीक है, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया। हाँ ठीक है, ये पढ़ लिया था यार। व्यापक नीति को अपनाया था। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी और तीसरी में शासकीय केंद्र को घेरा गया था। पहली में कृषि थी, दूसरे में नगरीय क्षेत्र, तीसरे में किला था। ठीक है, अंदर ही अंदर, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो शहर के मुख्य सड़कों को जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे जो अक्सर उस संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब के और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य की चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक या फिर हिंद इस्लामी शैली कहते हैं। ठीक है क्या? और क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के संपर्क से हुआ था। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की तथा वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोज से की गई थी। और सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचाकर घाटियों में होकर इधर उधर घूमती हुई नीचे उतरती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वार से आगे बढ़ी हुई थी और इनके दोनों ओर बाजार थे। ठीक है, गोपुरों में मैंने देख लिया था। शहरी केंद्र, ठीक है, शहरी केंद्र और जाने वाली सड़क पर चलें तो सामान्य लोगों के आवास की अपेक्षाकृत कम पुरातत्वीय साक्ष्य मिले हैं। पुरातत्वविदों ने कुछ एक स्थानों जिनमें से शहरी केंद्र का उत्तरी पूर्वी कोना भी शामिल है में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है और उनका यह सुझाव है कि हो सकता है कि इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते हों। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी हो। यहाँ स्थित मकबरों तथा मस्जिद के विशिष्ट कार्य हैं। फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य में मिलता जुलता है। सामान्य लोगों के आवासों जो कि अब अस्तित्व में नहीं हैं का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बारबोसा कुछ इस तरह वर्णन करते हैं कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के थे तत्पर फिर भी सुदृढ़ हैं और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थान वाली लंबी गलियां व्यवस्थित हैं। तो बारबोसा ने घरों के बारे में लिखा है और जो चार दीवारी थी बड़ी सी, ठीक है, किलेबंदी, उसके बारे में अब्दुल रज्जाक ने लिखा है। और किसके बारे में? जो साम्राज्य विशाल रोम से तुलना डोमिंगो पायस ने की है। ठीक है क्या? बारबोसा ने किसके बारे में लिखा है? आवासों के बारे में। ठीक है क्या? फिर क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं और पूरे क्षेत्र में पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे जबकि विविध संप्रदाय के संभवतः भिन्न भिन्न समुदाय संरक्षित थे के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। सर्वेक्षण से यह भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए भी पानी को स्रोत कार्य करते थे। ठीक है क्या? उत्खनन पटरी का एक स्थान, चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े विजयनगर से मिले। और फिर हैं विजयनगर की एक मस्जिद, ऐसी मस्जिद। ठीक है, फिर आ जाए राजकीय केंद्र। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। ठीक है, दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है पर इसमें 60 से अधिक मंदिर सम्मिलित थे। ठीक है,
राज्य के केंद्र में कितने मंदिर सम्मिलित हैं? 60 से अधिक। ठीक है। और स्पष्टतः मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने तथा वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं जो अनुष्ठांगिक कार्यों के संदर्भ में संबंध नहीं होती है। ठीक है क्या। फिर विजयनगर के एक भवन के बारे में देखें तो सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा, जिसे पैस संयुक्त रूप से विजय का भवन कहते हैं। ठीक है। ऐसे भाई साहब आ सकता है क्वेश्चन, महानवमी डिब्बा सीधा आ जाएगा, महानवमी डिब्बा। ठीक है। या फिर सभा मंडप। ठीक है क्या। जिसे पेश क्या लिखते हैं? विजय का भवन की संज्ञा देते हैं। विषय में यह लिखते हैं कि इन संरचनाओं में से एक के ऊपर एक दो मंच हैं, सुंदरता से चित्रित। सर्वप्रथम तो महानवमी डिब्बे का जिक्र कौन करते हैं? डोमिंगो पेस। ठीक है क्या। इन्होंने लिखा है कि एक के ऊपर एक मंच सुंदरता से चित्रित। ऊपर मंच पर इस विजय के भवन में राजा के कपड़े से बना हुआ एक कमरा बनवाया है, जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है और एक अन्य में बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है, जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ है, मुकुट तथा राजकीय पायल। ठीक है क्या। ये है महानवमी डिब्बा। ठीक है क्या। क्वेश्चन आ सकता है महानवमी डिब्बे का जिक्र किसने किया? डोमिंगो पेस ने। महानवमी डिब्बे का संबंध किससे है? विजयनगर साम्राज्य में मिली एक संरचना से है। ठीक है क्या। फिर कहते हैं कि उन्होंने लिखा था इन संरचनाओं और मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे। ठीक है क्या। तथा जबकि धर्मेतर भवनों की अधिरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। महानवमी डिब्बे के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि इस क्षेत्र की कुछ विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। राजा का भवन नामक संरचना अंतः क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं है। इसके दो सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप कहते हैं। इसके दो प्रभावशाली मंच कौन से हैं? एक तो सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा। किसके हैं यह है राजा के भवन के दो भाग, महानवमी डिब्बा और सभा मंडप। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और इनके बीच में एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है और जिसके पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। किसमें? सभा मंडप में। और इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी भी बनी हुई है। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन हेतु काम में लिया जाता था। फिर है शहर के सबसे ऊंचे स्थान में से एक है महानवमी डिब्बा। ठीक है। एक विशाल मंच जो कि लगभग 1100 वर्ग फीट क्षेत्र के आधार पर टिका हुआ है, 40 फीट की जिसकी ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी? 40 फीट की ऊंचाई है। ठीक है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण से पटा पड़ा है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिनों के हिंदू त्यौहार जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, महानवमी, ठीक है, और नामों से जाना जाता है। मतलब इसका कार्य किसके लिए यूज किया जाता था? प्रतिष्ठान, कोई अनुष्ठान करने के लिए। महानवमी जिसका शाब्दिक अर्थ है महान नवा। शाब्दिक अर्थ क्या है? महान नवा। क्या है? महान नवा दिवस। ठीक है क्या। महानवमी डिब्बा का शाब्दिक अर्थ क्या है? महानवमी का शाब्दिक अर्थ क्या है? महान नवा दिवस। ठीक है। ये कमल में ध्यान रखना, आपको बताऊंगा बाद में। एक बार पढ़ लेते हैं। के अवसर पर निष्पादित दिए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्म अनुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। नृत्य, कुश्ती प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़े, ठीक है क्या,
और हाथियों और रथों के सैनिकों की शोभा यात्रा और साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा क्या है राजा और उनके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर पर प्रमुख आकर्षण थे। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी लाते थे। ठीक है, देखिए कमल महल का संबंध है विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, कमल महल का एक बड़ा रेखाचित्र जो कि किसी वस्तु पर संरचना पर ऊर्ध्वावलोकन होता है और हमें उन्हें विलक्षणों के विषय में जानकारी देता है। छायाचित्र में देख सकते हैं, मेहराबों को ध्यान से देखिए। संभवतः इंडो इस्लामी तकनीक से प्रभावित थी। ठीक है, कमल महल किस में है? इंडो इस्लामी तकनीक से बना है। ठीक है, अपन से क्वेश्चन पूछा जाता है कमल महल का संबंध किससे है? विजयनगर साम्राज्य से है। कमल महल किस शिल्प कला में बना हुआ है? तो इंडो इस्लामी कला में बना हुआ है। और फिर देखें आगे चलें। ठीक है, कमल महल का एक हिस्सा है कमल महल की एक मेहराब से युक्त चित्र। मतलब ये अपने को बताना चाहते हैं कि कमल महल है ना जो इंडो इस्लामिक शैली से, मेहराब किस में होते थे? इस्लामिक शैली वाली जो बिल्डिंग होती थी उन्हीं में होते थे। तो कमल महल विजयनगर साम्राज्य का था और उसमें जो क्या है मेहराब का यूज़ किया गया था जो कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला को बताता है। ठीक है क्या? फिर आते हैं कमल महल की एक तस्वीर हमने देख ली और ये है कमल महल। ठीक है, सुझाव तो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है। यह है कि यह परिषदीय सदन था जहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र से संबंधित थे लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय हजारा राम मंदिर है। क्या नाम है? हजारा राम मंदिर है। ठीक है, कमल महल देख लो। फिर देखें हाथियों के अस्तबल का खड़ा रेखाचित्र। ठीक है क्या? हजारा राम मंदिर की दीवारों पर मूर्तिकला। ठीक है, हजारा राम मंदिर की दीवारों पर ऐसी मूर्तिकला। ठीक है, हाथी भी है इसमें, घोड़े भी हैं इसमें। ठीक है, फिर कहा जाता है कि संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार के लिए द्वारा ही किया जाता था। और अपन तो पढ़ रहे थे भाई साहब हजारा राम मंदिर, इन्होंने बताया था। अच्छा हाँ, एक अत्यंत दर्शनीय है हजारा राम मंदिर। ठीक है, और जिसका यूज़ कौन करता था? संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। बीच के देवस्थल की मूर्तियां तथा अब नहीं है लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्ति सुरक्षित हैं। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित रामायण से लिए गए कुछ दृश्यांश सम्मिलित हैं। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनिष्ट हो गई थी पर शासकों ने महल नुमा संरचना के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से भवन आज भी अस्तित्व में हैं। ठीक है, तो मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग मेहराब को ध्यान से देखें तो इंडो इस्लामिक शैली से बने थे। देखो ये भी। ठीक है, फिर है धार्मिक केंद्र। राजधानी का चयन कैसे? अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर की चट्टानी उत्तरी भाग की ओर केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थी। तो इनका उल्लेख पहाड़ियों का उत्तरी दिशा में जो पहाड़ियाँ उनका रामायण में मिलता है। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष जो राज्य के संरक्षक देवता थे। विरूपाक्ष कौन थे? राज्य के संरक्षक देवता थे। ठीक है, देवता तथा शिव का एक रूप माना जाता है। विरूपाक्ष किसका रूप माना जाता है? शिव जी का रूप। ठीक है, से विवाह किया किसने? पंपा देवी ने, और तप किया। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। तो पंपा देवी का विवाह कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित किया जाता है? पंपा देवी का विवाह विरूपाक्ष मंदिर में किया जाता है। किससे करवाते हैं? शिव से करवाते हैं।
ठीक है। विरूपाक्ष, विरूपाक्ष का मतलब शिव से है, ठीक है क्या। और फिर देखें कि इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबंध था। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है। पल्लव, चालुक्य, होयसैल तथा चोल वंशों तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण का प्रोत्साहन करते थे। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप में राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। शासन और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। अतएव मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में भी विकसित हुए। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता और संपत्ति तथा निष्ठाओं के समर्थन तथा मान्यताओं का महत्वपूर्ण माध्यम थे। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिर के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे, ठीक है। तो विजयनगर के शासक क्या है, भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष अंकित होता था और शासक देवताओं से अपने गहन संबंध के संकेत के रूप में विरुद्ध हिंदू सुरताना क्या धारण करते थे, हिंदू सुरताना का प्रयोग भी करते थे। तो हिंदू सुरतान तो अपने कौन था, अंतिम हिंदू सुल्तान कौन था, राणा, और सीधा हिंदू सुल्तान कौन था, कुंभा। लेकिन हिंदू सुल्ताना कौन थे, विजयनगर के शासक, ठीक है, का प्रयोग करते थे। यह अरबी भाषा का एक शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप से इसका अर्थ था हिंदू सुल्तान, ठीक है। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। और अब राजकीय प्रकृति की मूर्तियों मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उनके साथ जाते थे, ठीक है। इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं। फिर आ जाते हैं आगे, ये विरूपाक्ष मंदिर का दृश्य है, ठीक है। विरूपाक्ष का मतलब शिव जी, ठीक है। गोपुरम और मंडप, मंदिर स्थापत्य के समय में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते हैं, जिनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं, राजकीय सत्ता के घोतक भी शामिल है, ठीक है। और सबसे अच्छा उदाहरण है राय गोपुरम, ठीक है। क्या नाम है, राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को कोना प्रतीत कराते थे और जो लंबी दूरी से ही मंदिर को दिख जाने के लिए बनाते थे, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा, अधिकांश वर्गाकार संरचनाएं देवस्थल हैं। 2 प्रमुख प्रवेश द्वार को काले रंग से भरा गया है। प्रत्येक छोटा बिंदु एक स्तंभ को प्रदर्शित करता है। वर्गाकार या आयताकार ढांचे में व्यवस्थित स्तंभों को पंक्तियां प्रमुख सभागार मंडपों को प्रामदों को विभाजित करती हैं, ठीक है क्या। और ये ब्लैक दिखाए गए ना, ये तो है गोपुरम, और जो ये डॉट दिखाए गए हैं ये है स्तंभ, ठीक है। मंडप थे, देखो इतना साइड में मंडप देखे है ना। जलाशय संरचना भी थी इसमें, देखो जलाशय, ठीक है, मंदिर में जलाशय देखिए कितने बड़ा है, ठीक है। फिर आ जाएं आगे, फिर इसमें क्या लिखा है कि देवीय विवाह के आयोजन में प्रयुक्त होने वाला एक कल्याण मंडप, देखो अपने महानवमी डब्बा पड़ा, अभी देखो ये कल्याण मंडप, इसका भी संबंध कैसे है, विजयनगर से है, कल्याण मंडप का, ठीक है। इस पे देखो ये क्या चित्रित किया गया है ना। कल्याण मंडप का एक हिस्सा है ये, देखो शानदार ना। ये संभवतः शासकों की ताकत की याद भी दिलाते हैं, जो इतनी ऊंची मीनार के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में क्या है, मंडप तथा लंबे स्थलों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवालयों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित हैं। अब हम 2 मंदिरों और
सूक्ष्मता से देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। कौन कौन से? विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी का है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बड़ा मंडप कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया था और इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया है। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। इन परिवर्तनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया। ठीक है क्या? देवालय इतने बना दिए थे। फिर देखें ये विट्ठल मंदिर का रथ। ठीक है क्या? और ये है चिंजी का झूलता मंडप। जिंजी का झूलता मंडप, चिंजी का झूलता मंडप। ठीक है। फिर मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाते और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झूलाने के लिए भी होता था और इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था। ठीक है। और जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। दूसरा देवस्थल विट्ठल मंदिर में भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल जी थे और सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के रूप में है विट्ठल देव जी। ठीक है क्या? जिंजी का झूलता मंडप, जिंजी का झूलता मंडप। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनसे इस साम्राज्य की संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं का आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। मंदिरों परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा तथा अधिक व्यापक बनाया, वे ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं को संदर्भ में भी आगे बढ़ाया और यही कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरम का निर्माण स्थानीय नायकों द्वारा करवाया गया। देखो मदुरई के नायकों द्वारा बनाया गया एक गोपुरम, देखो गोपुरम कितना शानदार है ना। महलों, मंदिरों और बाजार का अंकन। हमने विजयनगर के विषय के बारे में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है। फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं का खड़े रेखाचित्र और मूर्तियाँ, यह सब कैसे खोजा गया? मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षण के बाद यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। छंतर में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली थी। देखो 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व स्थल के रूप में मान्यता मिली थी। ठीक है क्या? तदुपरांत 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेखन प्रयोग में व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से की बारीकी से देखते हैं। यह है मानचित्र निर्माण, जिसका पहला चरण यह था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया और फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों के समूहों में बांटा गया। लेकिन इतना काफ़ी नहीं था।
आगे फिर छोटे वर्गों को छोटी इकाइयों में बांटा गया और सर्वेक्षण चला, और छोटे देवालयों को आवास से लेकर विशाल मंदिरों तक जोड़ा गया, रास्ते जोड़ा गया। मतलब ऐसे इसमें कोई जानकारी खास नहीं है। ठीक है, अपन ये देख लेते हैं डायग्राम उन्होंने। ठीक है, फिर आ जाए आगे। जॉन एम फ्रिड्स और जॉर्ज मिशेल तथा एम एस नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया, ने जो लिखा वह याद रखना महत्वपूर्ण है। विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, स्तंभ और धरनी, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनार की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं हैं और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में हैं। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के संपादन से पूर्ण जीवन में कुछ आयामों को पुनर्निर्माण करने में सहायक होते हैं। ठीक है क्या? पेश बाजार का एक सजीव विवरण देते हैं कि आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं, और इस गली में कई व्यापारी रहते थे, जहां पर आप सभी प्रकार के माणिक्य और हीरे का और पन्ने के मोती और छोटे मोती, वस्त्र, पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं, जहां से कई सामान्य घोड़े, टट्टू और कई तुरंजू और नींबू और संतरे और अंगूर के उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुओं और लकड़ी मिलती है। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं, और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है, जहां बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई और कुछ जौ, सेम, मूंग दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते हैं, जो सभी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। फरनाओ नूनीज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों और संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे, और सभी बहुत सस्ते थे। बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नूनीज उल्लेख करता है कि भेड़ बकरी का मांस, सूअर, मृग मांस, तीतर मांस और खरगोश, कबूतर, बटेर आदि पक्षियों, चिड़ियाँ, चूहे, बिल्लियाँ, छिपकलियाँ और विषनग के बाजारों में बिकती थी। ठीक है क्या? फिर आगे है, बस हो गया भाई साहब, ये लास्ट पेज है। ठीक है, उत्तरों की खोज में प्रश्न। कैसे कि सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनमें स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया, और वैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। यदि हम उसकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करते हैं तो भवन हमें विचार के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्राश्रयदाता व्यक्त करना चाहते थे। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं जो उनसे सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम होते हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेखों तथा लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी संयोजित करते हैं। ठीक है, और स्थापत्य तत्वों के परीक्षण में हमें यह नहीं बताते कि सामान्य पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे जो शहर और उनके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। क्या उनकी शाही केंद्र अथवा धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी। क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते अथवा देखने के लिए रुकते, सोचते और उसे जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते थे। क्या ऐसा करते थे? और वे लोग जिन्होंने इन विशाल निर्माण परियोजनाओं का कार्य किया था,
इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे, इसके लिए उन्होंने अपना श्रमदान दिया था। ठीक है। कृष्णदेवराय के बारे में क्या है कि परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेवराय की एक सुंदर प्रतिमा को देखिए। स्वाभाविक है कि शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था। और पेश राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है। मजला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग। कृष्णदेवराय की मूर्ति। ठीक है। तमिलनाडु के चिदम्बरम के मंदिर में। ठीक है। फिर कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। रानी का स्नानागार नामक संरचना का एक भाग। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। फिर है 1200 से लेकर 1300 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का काल, सब जानते हैं। और लगभग 1300 से 1400 को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, 1336 में बहमनी राज्य की स्थापना, 1347 में जौनपुर, कश्मीर और मदुरई की सल्तनत। ठीक है। 1400-1500 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना 1435 में हुई थी। देखो 1336 में किसकी स्थापना थी? विजयनगर की। लेकिन 1435 में स्थापना उड़ीसा के गजपति शासक के राज्य की हुई थी। ठीक है। बहमनी राज्य की कब हुई थी? 1347 के अंदर। अहमदाबाद, बीजापुर तथा बरोर सल्तनतों का उदय 1490 में हुआ। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय 1510 में प्राप्त की गई। बहमनी राज्य का विनाश, गोलकुंडा की सल्तनत का उदय 1518 में। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1516, जो सब जानते हैं। काल रेखा 2, विजयनगर की खोज 1800 में कोलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की खोज की गई। अलेक्जेंडर ग्रेनिलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र बनाए। ठीक है। किसने बने थे? अलेक्जेंडर ग्रेनिलो ने। ठीक है। 1856 के अंदर 1800 में खोज थी किसने? कोलिन मैकेंजी ने। ठीक है। हम्पी की खोज की थी। ठीक है क्या। फिर देखते हैं आगे देखते हैं कि अलेक्जेंडर ग्रेनिलो ने चित्र बनाए थे। फिर पुरास्थल की मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का J.F. फ्लीट द्वारा प्रलेखन आरंभ किया गया। तो मंदिर की दीवारों का प्रलेखन किसने किया? J.F. फ्लीट ने। और कोलिन मैकेंजी ने तो हम्पी की खोज की थी 1800 में। 1856 के अंदर क्या हुआ? अलेक्जेंडर ग्रेनिला ने जो अवशेष से थे उनका चित्र बनाए। जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य आरंभ किया गया 1902 के अंदर। ठीक है क्या। फिर 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय स्थल का स्मारक 1975 में बनाया गया था क्या? 75 में। अभी देख लेते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसा 75 या 76 में बनाया था। 75 में बनाया गया था। 76 में बनाया गया था। ठीक है। 76 में बनाया गया था। और लेकिन उसको यूनेस्को में कब शामिल कर लिया गया था? यूनेस्को में हैं 10 साल बाद। बताएं। हाँ, 10 साल बाद 76 में उसको राष्ट्रीय स्थल का घोषित किया स्थल हम्पी को। फिर 86 में उसको यूनेस्को में डाल दिया गया। ठीक है। कुछ प्रश्न हैं ये इससे संबंधित, और ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, चैप्टर देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। हमारा चैनल नया है, अभी जुड़े रहें हमारे चैनल से। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस लाए जाएंगे। ऑथेंटिक वीडियो होंगे, NCERT RBSC पर आधारित होंगे। जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन्हीं पर आधारित होंगे। ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद।